लेकिन आज हमारे साथ एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट जुड़ रहे हैं। वैसे राशेष भाई जैसे उनको लोग बोलते हैं इंडस्ट्री में, काफ़ी हैट्स वेयर कर चुके हैं। वो मार्केट के पुराने दिग्गज हैं, फाइनेंशियल सर्विसेज ग्रुप के फाउंडर हैं और एडलवाइस ग्रुप के फाउंडर चेयरमैन हैं, और क्रेडिट मार्केट और इकोनॉमी पे भी उनकी बहुत ही पैनी नज़र रहती है। राशेष भाई गुड मॉर्निंग, और स्वदेश पे हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हाय अजय, गुड मॉर्निंग आप सब लोगों को, एंड वेरी हैप्पी टू बी हियर। एंड आपका स्वदेश को ऑल द बेस्ट। ये जो आपकी ईटी नाउ स्वदेश स्टार्ट हुई है उसके लिए आप सबको ऑल द बेस्ट। राशेष, चलिए कहाँ से शुरुआत करें? आप जो हैं वो कॉर्पोरेट इंडिया के बहुत क्लोज ऑब्जर्वर हैं। आप अपने क्लाइंट्स से के थ्रू, अपने बिजनेसेस के थ्रू और खुद भी फाइनेंशियल सर्विसेज ग्रुप चलाते वक्त काफ़ी क्लोजली ऑब्जर्व करते हैं कॉर्पोरेट इंडिया का हाल। तो वो हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर करिए। देखिए, बाजार पे हम एग्जैक्टली 1-to-1 कोरिलेशन नहीं ड्रॉ करेंगे, क्योंकि बाजार कई बार फंडामेंटल से आगे भी चल जाता है। कॉर्पोरेट अर्निंग्स भी चल रहे हैं इस समय। आप हमें बताइए कि कॉर्पोरेट इंडिया का इस समय हाल कैसा है? वो रिबाउंड कर रहा है स्ट्रांगली कोविड के बाद? किस तरह के इंटरनल्स कैसे हैं? ये आई थिंक जो आपने अपनी बात पूछी अजय, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है कि लास्ट 8 या 9 साल से कॉर्पोरेट इंडिया के ऊपर काफी प्रेशर था। अर्निंग स्लो डाउन हो रही थी, फिर उसके ऊपर आपने देखा सबके एनपीएस थे बैंकों के, तो बैंक का क्रेडिट स्लो डाउन था। कॉर्पोरेट्स भी अपने खुद के बैलेंस शीट क्लीन अप कर रहे थे। लास्ट 8-10 साल से काफी डीलेवरेजिंग हुई है कॉर्पोरेट इंडिया ने। आपने देखा था लास्ट 5 साल में हर कॉर्पोरेट के ने ये कहा है कि हम जीरो डेट हो जाएंगे, हम हमारी बोरोइंग कम करेंगे, इक्विटी ज्यादा करेंगे। सो ये पूरा एडजस्टमेंट पीरियड था। और फिर उसके बाद लास्ट 2-3 साल में आईएलएफएस के बाद लिक्विडिटी क्रंच आई, फिर कोविड आया। तो लास्ट ऑलमोस्ट 8 साल से कॉर्पोरेट इंडिया का हाल इतना अच्छा नहीं था। लेकिन लास्ट 6 से 8 महीने में एक यू टर्न सा हो गया है, एक अबाउट टर्न हो गया है कि कॉर्पोरेट इंडिया की बैलेंस शीट क्लीन अप हो गई है, काफी इक्विटी रेज हुई है, लिक्विडिटी अच्छी है, और अभी ग्लोबल ग्रोथ भी चालू हो गया है, ग्लोबल ट्रेड और एक्सपोर्ट में पिकअप हुई है। और सबसे ज्यादा ये जो एनिमल स्पिरिट्स कहते हैं, जो कॉन्फिडेंस है, जो ये जो ऑप्टिमिज्म है, वो वापस आ गया है। मैं काफी कॉर्पोरेट इंडिया के लीडर्स से बात की है लास्ट 5-6 महीने में, और हर किसी को अभी ग्रो करना है, हर किसी को अक्वायर करना है। आपने भी देखा होगा कि ग्रोथ और एक्सपेंशन बहुत जोर से चालू है। तो आई थिंक ये सब चीजें एक साथ में मिलके एक जगह पे आई है, और इससे ये लगता है कि अगला 3 से 5 साल कॉर्पोरेट इंडिया के लिए बहुत अच्छा होगा। और मैं जब भी कॉर्पोरेट इंडिया की बात कर रहा हूँ, मैं फॉर्मल सेक्टर की बात करता हूँ। अभी भी इनफॉर्मल सेक्टर पे थोड़ा बहुत प्रेशर है, लेकिन रूरल इकोनॉमी अच्छी हो रही है और कॉर्पोरेट इंडिया बहुत अच्छा हो रहा है। जी राशेष, हाय मिहिर हियर। आपसे इनफैक्ट पहले भी जब भी बात हुई है, आप एक चीज़ जो बहुत अच्छी करते हैं, बखूबी करते हैं, वो है इकोनॉमी की जो अर्ली साइंस होती हैं, चाहे वो किसी भी तरह की हो, उसे पकड़ने में। तो इस समय ये जो एक वैक्सीनेशन लेड रिकवरी हम इतनी स्ट्रांग देख रहे हैं भारतीय अर्थतंत्र में, इसमें आपका अब तक का की टेक अवे क्या है? आई थिंक ये जो की टेक अवे है, जो लास्ट कोविड का एक जोर से इम्पैक्ट आया था, इससे कॉर्पोरेट्स ने अपने कॉस्ट काफी कम किए हैं। और एक अच्छा है ये जो यूएस के को लेके ग्लोबल इकोनॉमी रिबाउंड हो गई है, कमोडिटी प्राइसेस स्टेबलाइज हो गए हैं। और सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट था, लास्ट 5 साल में कॉर्पोरेट इंडिया में ने अपनी बैलेंस शीट बहुत क्लीन अप कर दी है। आज कॉर्पोरेट इंडिया की बैलेंस शीट मेरे हिसाब से लास्ट ऑलमोस्ट 14-15 ईयर्स के बाद ये इतनी स्ट्रांग हुई है। बोरोइंग कम हो गई है, कॉस्ट एफिशिएंसी ज्यादा आ गई है, इक्विटी रेज हो गई है। तो ऑलमोस्ट आप आपने कहा ये 5-6 साल का क्लीन अप जो है वो ऑल हैज कम टुगेदर। तो सबसे ज्यादा और कॉन्फिडेंस भी आ गया है, हर किसी को ग्रो करना है। हमने देखा है हर लार्ज ग्रुप है, रिलायंस है, टाटा है,
हर किसी के ग्रोथ के एस्पिरेशन है, हर कोई इन्वेस्ट कर रहा है। तो मुझे ये लग रहा है कि ये जो यू टर्न है और ये जो लॉन्ग टर्म साइकिल होती है, जैसे मैंने कहा लास्ट 8 साल से एक ऑलमोस्ट डाउन साइकिल थी, वो 8 साल की डाउन साइकिल अभी यू टर्न हो गई है। और मुझे लगता है कि एटलीस्ट नेक्स्ट 3 से 5 साल तो कॉर्पोरेट के प्रॉफिट एटलीस्ट अबाउट 15 से 18% ग्रो होनी चाहिए। लास्ट 8 साल में कॉर्पोरेट इंडिया की प्रॉफिट हैज ग्रोन ओनली एट 3% पर एनम। सो जब भी आपकी इकोनॉमी नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ रेट 11-12% है और कॉर्पोरेट की अर्निंग सिर्फ 3% से ग्रो हो रही है, तो ऑब्वियसली कॉर्पोरेट में बहुत अंडर परफॉर्मेंस हो रहा है। ये जो अंडर परफॉर्मेंस है अभी इसका कैचअप होगा। तो एक तो ये जो नॉर्मल बिजनेस साइकिल है ये रिवाइव हो गई है, कॉन्फिडेंस वापस है, ग्लोबल ग्रोथ अच्छा है। ऑफ कोर्स कुछ ना कुछ तो इश्यूज होते हैं, तो थोड़ा इन्फ्लेशन का इश्यू है, ऑयल प्राइस ऊपर जा रहा है, वो इश्यू है। क्योंकि मैंने हर टाइम देखा है कि ग्लास कभी फुल नहीं होता है, तो ग्लास थोड़ा आधा फुल होता है, आधा खाली होता है। लेकिन अभी ये लग रहा है कि जो सब पैरामीटर्स है इसको देख के इंडियन इकोनॉमी और स्पेशली कॉर्पोरेट इंडिया के अगले 3 से 5 साल बहुत बहुत अच्छे होने चाहिए। ठीक है, बिल्कुल। राशेष, प्रियंका, ये बात हम बिल्कुल मैक्रो फ्रंट पे कर रहे हैं, ये सारे ट्रिगर्स हैं ब्रॉडर सेंस पे इंडियन मार्केट्स के लिए। लेकिन अगर हम सेक्टर स्पेसिफिक हो जाएं, हमने देखा पीएसयू स्पेस एक अच्छी खासी अंडर परफॉर्म से अब निकल रहा है, पीएसयू बैंक्स की स्पेसिफिकली अगर हम बात करें तो। और यहाँ पर कई सारे एक्सपर्ट्स बुलिश हैं, आपका क्या व्यू रहेगा? कई सारे ट्रिगर्स हैं यहाँ, इनके कलेक्शंस बेटर हो रहे हैं, मार्जिन्स में सुधार हो रहा है, कंपनियों इंसॉल्वेंसीज से कंपनीज निकल रही हैं, वहाँ पर इनको जाहिर तौर पर रियलाइजेशन बेटर मिलेंगे। कैसे देख रहे हैं आप ये सारे ट्रिगर्स को? प्रियंका, आई थिंक जो हमने देखा है कि जो पीएसयू के स्टॉक्स थे वो बहुत अंडर वैल्यूड हो गए थे। काफी बैंक्स लाइक पीएसयू बैंक्स ऑलमोस्ट हाफ टाइम बुक पे आ गए थे। और अभी जब इकोनॉमी वापस ग्रो हो रही है तो ऑब्वियसली जो अच्छे कंपनी है, क्वालिटी कंपनीज है, वो तो ग्रो होगी। लेकिन जो अंडर वैल्यूड कंपनीज भी है वो आई थिंक उनमें भी इन्वेस्टर का इंटरेस्ट आ रहा है। और ये जो रैली है, ये जो इम्प्रूवमेंट है, ये ब्रॉड बेस्ड है। प्राइवेट सेक्टर भी है, पब्लिक सेक्टर भी है, एफएमसीजी भी है, बैंक्स भी है, कमोडिटी कंपनियां भी है, स्टील और सीमेंट इज डूइंग वेरी वेल। आपने देखा होगा स्टील कंपनीज आर डूइंग वेरी वेल। तो ये जो ब्रॉड बेस्ड रैली है, इसमें ये नहीं है कि एक सेक्टर अच्छा हो रहा है। आपने देखा होगा लास्ट 8 साल में कभी आईटी सेक्टर अच्छा था, तो कभी फार्मा अच्छा था, तो कभी एनबीएफसी अच्छे थे। लेकिन कंसर्टेड जो ब्रॉड बेस होता है कि हर सेक्टर के लिए ऑप्टिमिज्म आ रहा है, वो अब आ रहा है। और आई डू बिलीव कि पीएसयूज में भी काफी क्लीन अप हो गया है, काफी स्ट्रेंथनिंग हो गए हैं, उनके भी बैलेंस शीट बहुत स्ट्रांग हो गए हैं। और ये जो दो किस्म के आप अगर पीएसयू देखते हैं तो दो मेन पीएसयू होते हैं। एक पीएसयू है बैंक्स में है, और एक पीएसयू है जो कमोडिटी लिंक्ड में है, जैसे पावर या स्टील, और वो है। तो ये दोनों आई थिंक बैंकों का क्लीन अप ग्रोथ हो गया है। बैंक के लास्ट 8 साल में एनपीएस बहुत थे पीएसयू बैंक्स के, वो सब उन्होंने बहुत प्रोवाइड किया है। प्रियंका, आपने जैसा कहा आईबीसी के थ्रू अभी रिकवरीज बहुत हो रही है। लाइक अभी लास्ट 1 महीने में इनको डीएचएफएल की भी बड़ी रिकवरी हुई पीएसयू बैंक्स को। तो ये रिकवरी हो रही है, ये जो हम बोलते हैं फ्लो बैक्स आ रहे हैं। तो पीएसयू बैंक्स की जो एक है क्लस्टर, उसमें अच्छी ऑप्टिमिज्म है। और जो बाकी के पीएसयू है, पावर सेक्टर वाले, स्टील सेक्टर वाले पीएसयूज है, उसमें भी वो इतने अंडर वैल्यूड है और इतना अंडर परफॉर्मेंस हुआ है कि उसमें भी बाउंस आ रहा है और ऑप्टिमिज्म आ रहा है। राशेष, तो क्वेश्चन तो वही उठता है कि अगर सब लार्ज बड़े ग्रुप सारे टाटाज, रिलायंस स्टार्टेड द ट्रेंड कि नेट डेट फ्री हो जाएंगे। अब हम जितने भी कॉर्पोरेट से बात करते हैं चैनल पे, ऑलमोस्ट एवरीबडी इज टॉकिंग अबाउट कि भाई हम अपनी बैलेंस शीट और ज़्यादा क्लीन करना चाहते हैं और फ्री कैश फ्लोज को यूज़ करेंगे डेट कम करने में। तो सब लोग अगर कॉर्पोरेट इंडिया डीलेवर करेगा इस ज़बरदस्त तरीके से, तो क्रेडिट ग्रोथ कहाँ से आएगी? ये क्वेश्चन है, क्योंकि आप अपने बिजनेसेस को ही देखिए, या सब कुछ रिटेल पे ही डिपेंडेंट रहेगा? ये जो कॉर्पोरेट्स अभी जो बैलेंस शीट डीलेवरेज की बात कर रहे हैं, वो जो लास्ट 4-5 साल की रिक्वायरमेंट थी, नीड थी। जब इकोनॉमी स्लो हो जाती है
जब भी ग्रोथ स्लो हो जाता है तभी हर किसी को डिलेवरेज करना होता है, जब भी ग्रोथ वापस आता है, एक्सपांशन वापस आता है, तभी थोड़ा बहुत बोरोइंग तो हो ही जाता है। तो अभी एक्चुअली कैपेसिटी इन्वेस्टमेंट चालू हो गई है, लेकिन जो क्रेडिट ग्रोथ ज्यादा आएंगी वो अभी आएंगी, आई थिंक रिटेल से आएगी, वो एसएमई से आएगी। तो ये जो अभी नए किस्म के अभी क्रेडिट ग्रोथ आ रहे हैं, लाइक अभी ये जो हम इंफ्रास्ट्रक्चर में देख रहे हैं, जो ऑपरेटिंग एसेट्स है उसके सामने बोरोइंग इंक्रीज हो रही है। सो मेरा ये मानना है जहाँ पे रिस्क बेस्ड क्रेडिट है, दो किस्म की क्रेडिट है, जहाँ पे रिस्क ज्यादा है, जहाँ पे रिस्क कम है। जहाँ पे रिस्क ज्यादा है वो शायद बैंकिंग सेक्टर से नहीं आएगी क्रेडिट, वो आपके एआईएफ और क्रेडिट फंड और उससे आएगी। और जहाँ पे रिस्क कम है, ऑपरेटिंग एसेट्स है, अच्छे अच्छे AAA रेटेड कंपनियां है, रिटेल क्रेडिट है, होम लोन्स है, ऑटो लोन्स है, वो सब में आई थिंक बैंकिंग सेक्टर से क्रेडिट ग्रोथ आ जाएगी। तो आई थिंक क्रेडिट ग्रोथ, मेरा भी मानना है कि 12-13% क्रेडिट ग्रोथ होगी। कॉर्पोरेट अर्निंग्स 14-15% हो जानी चाहिए। और कॉर्पोरेट्स बहुत जोर से बोरो नहीं करेंगे, लेकिन ये जो एक्सपांशन हो रहा है उसमें कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत बोरोइंग तो होगी, मे बी बैंक से होगी, मे बी इंटरनेशनल सोर्सेज से होगी, मे बी बॉन्ड मार्केट से होगी, लेकिन होगी तो सही। जी रसेश, एक चीज़ जो आप बहुत बखूबी करते हैं और इस पर मैं आपसे जवाब चाहूँगा, वो है यू हैव अ वेरी इंटरेस्टिंग थियरी कि हर एक कॉर्पोरेट समूह का या फिर हर एक कॉर्पोरेट कंग्लोमरेट का एक दशक आता है जब वो सबसे बेहतर आउट परफॉर्म करते हैं या सबसे बेहतर ग्रो करते हैं, डिलीवर करते हैं। क्योंकि हम ये नए दशक की शुरुआत में हैं और इतनी सारी चीज़ें हो रही हैं, एक तरफ इतने सारे यूनिकॉर्न्स क्रिएट हो रहे हैं, दूसरी तरफ हम देख रहे हैं ग्रुप्स लाइक टाटाज, अदानीज, अंबानीज, दे आर कंटिन्यूसली आउट परफॉर्मिंग और बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं इंडिया स्टोरी में। तो ऐसे 2-3 कोई कॉर्पोरेट समूह या फिर थीम जो आपको बहुत इस समय अच्छे लग रहे हो इस दशक के लिए या फिर आने वाले कुछ समय के लिए? आई थिंक जो कॉर्पोरेट ने लास्ट 5 साल में क्लीन अप किए, लाइक आपने जैसे टाटा का एग्जांपल दिया, क्या था लास्ट 5 साल का थीम था बैलेंस शीट स्ट्रेंथ करना, बोरोइंग कम करना, इक्विटी रेस करना, कॉस्ट कटिंग करना, वो लास्ट 5 साल का थीम था। मेरा तो ये मानना है अगले 5 साल में थीम होगी ग्रोथ, प्रॉफिटेबिलिटी, मार्केट शेयर ग्रोथ, एक्सपांशन, वो हो जाएगी। और वो ऑलरेडी सबके बोल चाल में आ गया है। काफी कॉर्पोरेट के साथ बात करते हैं तो जो 1-2 साल पहले की बात थी कि कॉस्ट कम करना है, ग्रोथ कम करना है, बैलेंस शीट को श्रिंक करना है, वो सब बात थी। अभी आप देखेंगे कि अभी चालू हुआ है, नेक्स्ट 1 साल में बैलेंस शीट एक्सपेंशन स्टार्ट होगा, प्रॉफिट ग्रोथ, मार्केट शेयर ग्रोथ, वो सब बात हुई है। और आपने जो यूनिकॉर्न कहा वो एक तो लीडिंग इंडिकेटर है, बिकॉज यूनिकॉर्न्स आर अबाउट ग्रोथ, अबाउट ट्राइंग न्यू थिंग्स, एक्सपेरिमेंटिंग। तो ये जो रिस्क एपेटाइट है, एक्सपेरिमेंटेशन है, ऑप्टिमिज्म है, ये सब वापस आ रहा है। तो जो भी कॉर्पोरेट ने लास्ट 5 साल में अपने बैलेंस शीट क्लीन किए हैं, अपने इक्विटी में जोड़ लाया है, कॉस्ट कंट्रोल में है, और जिनके अंडरलाइन बिजनेस अच्छे थे, काफी बिजनेसेस अच्छे थे लेकिन माहौल खराब था, ग्रोथ खराब था, इंटरनेशनल ग्लोबल ग्रोथ कम था, ग्लोबल ट्रेड कम था। अभी वो सब चेंज हुआ है। तो जो अंडरलाइंग स्ट्रॉन्ग बिजनेस है, तो मेरा तो हर टाइम मानना होता है कि ये हमें ग्रुप नहीं देखना चाहिए, सेक्टर नहीं देखना चाहिए, हमें इंडिविजुअल कंपनी देखनी चाहिए। क्योंकि एक ही ग्रुप में अच्छे कंपनी भी होते हैं, वीक कंपनीज भी होते हैं। जैसे हमने पीएसयू की बात की, काफी बहुत अच्छे क्वालिटी के पीएसयूज भी है। द सेम वे काफी प्राइवेट सेक्टर कंपनियां हैं जिनके बैलेंस शीट अभी भी वीक है, जो अभी भी स्ट्रेच्ड है, जो अभी भी उनके ऑपरेशंस बहुत इनएफिशिएंट है। तो मेरा तो यही मानना है कि कंपनी बाय कंपनी, इंडिविजुअल कंपनी इज ऑलवेज वेरी इंपॉर्टेंट, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आता है सेक्टर, उसके बाद आता है ग्रुप या तो कॉर्पोरेट एंटिटी। बिल्कुल, तो ये की फैक्टर्स तो ध्यान में रखने ही चाहिए। साथ ही रशिश, अगर हम मैक्रो फैक्टर्स की बात करें, इस वक्त जिस तरह से आप देखें एनर्जी प्राइजेस, फ्यूल प्राइजेस, साथ ही इन्फ्लेशन, यूएस इन्फ्लेशन,
क्या आपको लगता है इस तरह की इक्वेशन से कहीं ना कहीं, क्योंकि एक नोमुरा ने सर्वे किया है जिसमें उन्होंने कहा है कि क्या बड़ा रिस्क है इमर्जिंग इकोनॉमीज के लिए, फेड टेपरिंग होगी या नहीं होगी, लगभग उनके सर्वे में 35% फिगर आती है। आप क्या मानते हैं, फेड टेपरिंग होगी या नहीं होगी? या आई थिंक जहाँ मैंने अर्लियर कहा कि कभी कभी कंप्लीट ऑप्टिमिज्म नहीं होता है, कभी ना कहीं तो हॉराइजन पे कुछ ना कुछ कंसर्न तो होते हैं। आपने बहुत सही कहा, दो मेरे हिसाब से इम्पोर्टेंट कंसर्न है, एक है एनर्जी प्राइस और एक है इंटरेस्ट रेट। अगर अगले साल ग्लोबल इंटरेस्ट रेट ऊपर जाते हैं, उनके एंटिसिपेशन में ऑलरेडी इंटरेस्ट रेट थोड़े ऊपर गया है और इन्फ्लेशन भी थोड़ा बहुत ऊपर गया है, ऑयल प्राइस ऊपर गया है। और ये इन्फ्लेशन और इंटरेस्ट रेट का एक बहुत अजीब किस्म का वो है कि अगर थोड़ा इन्फ्लेशन है, थोड़ा इंक्रीज इन एनर्जी प्राइस है, वो एक्चुअली हर किसी के लिए अच्छा है। वो जब भी बहुत इंक्रीज हो रहा है, तो मेरा मानना है अगर ऑयल प्राइस $100 के ऊपर जाता है तो कुछ कंसर्न आ सकती है इंडिया के ऊपर। अगर इंटरेस्ट रेट बहुत शार्पली अगले साल ऊपर जाता है और साथ में लिक्विडिटी और रिस्क ऑफ आ जाता है, तो थोड़ा बहुत इंडिया के लिए इंटरिम प्रॉब्लम आएगा। आई थिंक एक शॉर्ट टर्म का ये रिस्क है कि एक्सपेक्टेशन बहुत आगे बढ़ गए हैं, बहुत ऑप्टिमिज्म आ गया है। तो जैसे मैंने कहा, अगले 3 से 5 साल अच्छे हैं, लेकिन ये 3 या 5 साल में कुछ सेटबैक भी आ सकते हैं, कुछ करेक्शन भी आ सकते हैं। वो तो मार्केट का भी माहौल है, वो तो इकोनॉमी का भी माहौल है। तो ऐसा नहीं है कि पूरा स्ट्रेट लाइन होगा कि हर कुछ अच्छा है और हम आंख बंद करके आगे जाए। कुछ ना कुछ कंसर्न तो रहेंगे, और इन्फ्लेशन और इंटरेस्ट रेट का कंसर्न है। मुझे नहीं लगता है कि अगर इस इन्फ्लेशन रेट, ये ऑयल प्राइस पे इंडिया को बड़ा कंसर्न आएगा, लेकिन अगर 1-1.5 साल में ऑयल प्राइस और भी $100 $120 तक जाता है, और अगर लिक्विडिटी, ग्लोबल लिक्विडिटी कम हो जाती है, तो थोड़ा बहुत इंडिया पे असर आ सकता है। लेकिन इंडिया की अंडरलाइंग खुद की मोमेंटम बहुत स्ट्रांग है। आई थिंक इंडिया विल बी एबल टू ओवरकम दैट। ये एक दो सेटबैक आ सकते हैं। भाई कंग्रेचुलेशंस, इनफैक्ट हमारे सारे व्यूअर्स को, आपको, सारे देशवासियों को एक बहुत बड़ा माइलस्टोन हम लोगों ने अचीव कर लिया है। एज वी स्पीक देखिए, मिशन 100 करोड़ वैक्सीनेशन पूरा हुआ। 100 करोड़ का वैक्सीन्स हमने एडमिनिस्टर कर दिया है अपने सिटीजन्स में। क्या ज़बरदस्त, मतलब 100 करोड़ इस पूरे मामले में इतना अनफॉर्चुनेट था, कभी सिटीजन्स ने देखा नहीं था ग्लोबली। कोविड जैसा एक महामारी झेली नहीं थी, लेकिन इसमें इंडिया ने अपनी जगह जिस तरह से दिखाई है, इतना बड़ा साइज और शेप है कंट्री का, उसके बाद भी 100 करोड़ वैक्सीनेशंस हमने एडमिनिस्टर किया। न जाने कितने देशों को हमने एक्सपोर्ट किए वैक्सीनेशंस, और हमारे साइंटिस्ट्स और डॉक्टर्स को क्लियरली एक सैल्यूट है। एक तरफ होम फ्रंट पे का जो ये कैपेबिलिटी है, कभी कभी हम स्टार्टिंग में स्लो होते हैं क्योंकि हम अल्टीमेटली एक डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी में काफी चीजें एक साथ में आनी चाहिए अगर थिंग्स हैव टू गो फॉरवर्ड। लेकिन कहीं ना कहीं इंडिया में थिंग्स वर्क आउट एंड थिंग्स गो फॉरवर्ड, और एक बार आ जाता है तो जो इंडिया का स्केल है, इंडिया का जो कैपेबिलिटी एक स्केल मैनेज करने की है, जैसे आपने कहा 1 बिलियन वैक्सीन, 100 करोड़ वैक्सीन हमने कर दिए। बहुत लोगों का मानना था कि 100 करोड़ क्रॉस होते होते दिसंबर जनवरी हो जाएगा, हमने अक्टूबर में ही क्रॉस कर दिए है। तो आई थिंक ये एक बहुत बड़ी इंडिया की स्ट्रेंथ है कि इंडिया कभी स्लो एंड स्टेडी होता है, कभी थोड़ा अगर मगर किंतु परंतु होता है, लेकिन एक बार वो फॉरवर्ड मोमेंटम चालू हो जाता है, तभी इंडिया का स्केल, इंडिया की जो कैपेबिलिटी है वो आगे आ जाती है। और आपने इसका बहुत बहुत अच्छा एग्जांपल दिया अभी। मिहिर को भी शामिल करते हैं। मिहिर, आप जो है काफ़ी बड़े बड़े मैक्रो गेस्ट से बात कर रहे थे लास्ट एक हफ्ते में, चाहे वो यहाँ डोमेस्टिक बड़े इकोनॉमिक्स ग्रुप्स हों या फिर इवन IMF, गीता गोपीनाथ, और सब लोग इस बात का हवाला दे रहे थे कि इंडिया की रिकवरी में वैक्सीनेशन ड्राइव का बहुत बड़ा रोल है। मिहिर? बिल्कुल अजय, इनफैक्ट गीता गोपीनाथ ने तो ये भी कहा था कि भारत में जो रिकवरी हमने देखी है, इट इज़ वैक्सीनेशन लेड रिकवरी, और इस वजह से इस पर ज़्यादा भरोसा किया जा सकता है। और एक जो दूसरी अहम चीज़ ज़्यादातर जानकारों ने कही, वो यही कही कि जिस रफ्तार से
वैक्सीनेशन ने पेस पकड़ा और जिस रफ्तार से हम 100 करोड़ के आंकड़े की तरफ पहुंचे हैं, वो एक जो बहुत बड़ा डर था आज से 5-6 महीने पहले कि थर्ड वेव अगर आएगा तो वो कितना बड़ा होगा। कोई ये नहीं कह रहा था कि आएगा या नहीं आएगा, ऑलमोस्ट गिवन था कि आएगा, और वो कितना सीवियर होगा उसे लेकर डिबेट चल रहा था। अब शायद हम उस स्थिति में पहुंच गए हैं जहां पर हमारे पास ये लग्जरी है 100 करोड़ लोगों को वैक्सीनेट करने के बाद कि हम ये डिबेट कर सकते हैं कि आ तो सकता है थर्ड वेव, लेकिन कितना बड़ा आएगा या फिर वाकई उतना डेवेस्टेटिंग होगा जितना अनफॉर्चुनेटली सेकेंड वेव था। रसेश, आपका क्या व्यू है? क्योंकि ये एक बहुत बड़ा कंसर्न या फिर ओवरहैंग जो बाकी ट्रिगर्स आपने कहे, ब्याज की दरों में वृद्धि या फिर क्रूड ऑयल की मूवमेंट, उसके साथ साथ ये थर्ड वेव का एक बहुत बड़ा फियर था बाजार में। थर्ड वेव तो अभी आई थिंक उसका रिस्क कम हो गया है। आपने बहुत सही कहा। आई थिंक ये जो 100 करोड़ वैक्सीनेशन है, इससे इकोनॉमिक रिकवरी, अभी भी इंडिया इज नॉट कंप्लीटली 100% बैक टू नॉर्मल। इंडिया अभी भी मेरे हिसाब से 85 to 90% बैक टू नॉर्मल है। तो अभी भी 10 to 15% और भी एक्टिविटी ग्रो हो सकती है। वो भी अच्छा ही है, वो अच्छा न्यूज है, क्योंकि वो तो अभी भी अपॉर्चुनिटी बाकी है। आई थिंक अभी जो इम्पोर्टेंट पैरामीटर हमें देखना है वो 100 करोड़ वैक्सीन तो हो गए, लेकिन 100 करोड़ वैक्सीन के बाद अभी हमें ये देखना है कि डबल वैक्सीनेशन कितने हुए। आई थिंक द पैरामीटर मैं अभी देखूंगा कि 500 मिलियन डबल वैक्सीनेशन कब तक हो जाते हैं इंडिया में, और अगर वो दिसंबर जनवरी तक हो जाता है तो ये नॉर्मल सी और भी फास्टर आ जाएगी, क्योंकि एक डोज के बाद भी नॉर्मल सी नहीं आती है। 2 डोज के बाद ही लोग कॉन्फिडेंस हो जाते हैं कि अभी हम बाहर निकले, ऑफिस जाए, और अभी धीरे धीरे इकोनॉमी जैसे मैंने कहा 85 to 90% नॉर्मल सी है। मेरा मानना है दिसंबर तक 95 हो जाएगी और मार्च तक 100% नॉर्मल हो जाएगी इकोनॉमी, और उसके बाद जो हम तेजी से आगे बढ़ेंगे वो बहुत वो एक्चुअली काफी एनकरेजिंग आउटलुक है। ये इनफैक्ट रसेश, आपने बहुत अहम बात छेड़ी कि एक्चुअली फुल्ली वैक्सीनेटेड लोगों की संख्या जितनी तेजी से बढ़ेगी उतनी जल्दी इकोनॉमी 90% से 100% कैपेसिटी पे आ सकती है। लेकिन बाजार, थोड़ा जाहिर सी बात है, स्टॉक मार्केट्स जो हैं वो एडवांस में चलते हैं, चीज़ें एडवांस में फैक्टर इन करते हैं। तो जैसे ही वैक्सीनेशन ने रफ्तार पकड़ी, इकोनॉमी में वो बाद में रिफ्लेक्ट हुआ, लेकिन मार्केट्स ने पहले ही उसे काफ़ी हद तक फैक्टर इन करना शुरू कर दिया। आपको लगता है कि बाजार थोड़े से दे आर अहेड ऑफ इट्स टाइम, थोड़ा सा आगे निकल गए हैं, या फिर वैल्यूएशंस थोड़ी सी स्ट्रेस्ड हैं, या फिर ये जो एक एंटिसिपेटेड और बड़ी स्ट्रॉन्गर रिकवरी आने वाली है उसकी तुलना में ठीक लग रहे हैं वैल्यूएशन पैरामीटर्स पर आपको? सी मार्केट क्या है? मार्केट एक लॉन्ग टर्म टेलीस्कोप है। जैसे थोड़ा थोड़ा लॉन्ग टर्म में थोड़ा भी चेंज होता है, वो इमीडिएटली ऑन अ मिनट बाय मिनट बेसिस मार्केट में रिफ्लेक्ट हो जाता है। तो मार्केट लॉन्ग टर्म देखता है, मार्केट लॉन्ग टर्म हाइपोथेसिस देखता है, मार्केट देखते हैं अगले 8 से 8 साल अगर इंडिया के लिए अच्छे हैं। अगर थोड़ा ऑयल प्राइस ऊपर गया है, थोड़ा इन्फ्लेशन ऊपर गया है, देन मार्केट का आउटलुक चेंज होगा, करेक्शन आएगा, सेटबैक आएगा, ये तो आना ही है। इनफैक्ट अगर लॉन्ग टर्म की तेजी है तो इन बिटवीन पीरियोडिक सेटबैक, पीरियोडिक करेक्शन मार्केट को स्ट्रॉन्ग ही करता है, इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग ही करता है। वो कभी हमने अगर पास्ट में भी देखे हैं, मेरा तो 30 इयर्स का एक्सपीरियंस है, कभी बुल मार्केट में भी स्ट्रेट लाइन होती नहीं है, उसके इंटरमीडिएट करेक्शन तो आते ही हैं, क्योंकि मार्केट का ये जॉब है कि वो कॉन्स्टेंटली रीबैलेंस करते रहता है। जो लॉन्ग टर्म आउटलुक है, लॉन्ग टर्म एक टेलीस्कोप है, उसमें से देखते रहता है, और वो टेलीस्कोप की जो व्यू होती है वो कंटिन्यूअसली चेंज होती रहती है मिनट बाय मिनट बेसिस पे। अभी अगर 2003 से 2008 वाले पीरियड से कंपेयर किया जाए रशीश भाई, तो अभी इंडियन इकोनॉमी कहाँ पे है आपकी राय में? मेरे हिसाब से 2003-4 में जो माहौल था वही माहौल वापस आ गया। एक्चुअली आप अगर देखिए अजय, आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात की कि आपने देखा होगा 98 to 2002 तक इकोनॉमी काफी खराब थी उस टाइम पे। उस टाइम पे भी एनबीएफसी का लिक्विडिटी क्रंच था, बैंकों के एनपीए बहुत हो गए थे, रियल एस्टेट मार्केट स्लो डाउन हो गया था, गवर्नमेंट फाइनेंसिस स्ट्रेस थी। उस टाइम भी गवर्नमेंट ने प्राइवेटाइजेशन स्टार्ट किया था। आपको मालूम होगा 2001-2 में हिंदुस्तान जिंक और वो सब उन्होंने प्राइवेटाइज किए थे उस टाइम पे।
तो ऑलमोस्ट सेम स्टोरी रिपीट हो रही है। जो 98 और 2003 का 5 साल का था, वही अभी 95 फ्रॉम 2016 2021 हुआ है। तो मुझे ये लग रहा है कि 2003-4 में जो उस टाइम पे भी आईपीओस काफी अच्छे आ रहे थे, आईपीओ में ओवर सब्सक्रिप्शन हो रहा था, वो ऑप्टिमिज्म आ रहा था, और हम लोग ये आई थिंक उसी स्टेज पे, आई वुड से अर्ली 2000 इज द कंपैरिजन। और आपने बहुत सही कहा, 2004 से 2008 ग्लोबल ट्रेड अच्छा हुआ, इंडियन इकोनॉमी में ग्रोथ आई, कॉर्पोरेट बैलेंस शीट एक्सपेंड हुई, लेकिन उसमें भी कुछ एक्सेस भी हो गया, कुछ ओवर रीचिंग भी हो गई। तो वो तो होना ही है, वो तो आई थिंक उसी की वजह से इकोनॉमिक साइकिल होती है, उसी की वजह से बिजनेस साइकिल होती है। लेकिन अभी नेक्स्ट 3-5 साल के लिए अच्छा लग रहा है। लेकिन ये जो इन्वेस्टर्स को ये ध्यान में रखना चाहिए कि अच्छा लग रहा है मतलब ऐसा नहीं है कि सब कुछ हर मिनट बाय मिनट अच्छा रहेगा। करेक्शन आएंगे, सेटबैक आएंगे, थोड़ा बहुत जो ऑप्टिमिज्म है वो भी कम होएगा, थोड़ा क्वेश्चनिंग भी होगा कि इंडिया स्टोरी करेक्ट है। अगर आपने 2003 से 8 की बात की, तो उसमें भी 2006 में एक बड़ा करेक्शन आया था, 2007 में एक बड़ा करेक्शन आया था। तो हर साल में एक दो करेक्शन भी आएंगे, एक दो क्वेश्चनिंग फेज भी आएंगे, और उससे ही मार्केट और इकोनॉमी स्ट्रांग हो जाएगी। चलिए, ये आज इन सारे मैटर्स पर हमसे बात करने के लिए, मार्केट पर चर्चा करने के लिए राशेष बहुत बहुत शुक्रिया आप